सो दोस्तों, वेलकम टू द क्लाइंबिंग अप द लैडर ऑफ सक्सेस विद प्रशांत जैन। यस, दैट इज मी। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस अमेजिंग सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप लोग भी फेस कर चुके होंगे। क्योंकि ये चीज याद रखिए, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक ऑफ अदर्स, यू कैन नॉट लिव लॉन्ग इनफ टू मेक देम ऑल योरसेल्फ। एंड यस, दिस story has a book. Every book has a story. This story has a book, right? So ये मेरी बुक है जो मैंने खुद ने लिखी है, मेरी 9 से लेकर 12 तक की जो जर्नी थी उससे रिलेटेड। हेलो सभी बच्चों, बोलो आई होप आवाज वगैरह सब मस्त, सब क्लियर है? ठीक है दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यार, ये सब रूमर्स हैं, प्लीज इस चीज पे ध्यान ना दें और इस सेशन पे ध्यान दें, राइट? सो ये चीज मैंने आप लोगों को बताई थी पिछली बार, राइट? अब देखो दोस्तों, एक छोटा सा बच्चा 11th क्लास में पहुंचा है, थोड़ा बहुत एनटीएससी की वजह से एक्सपोजर था। यह सिचुएशन उस समय की है जब 10th बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया था। सो मार्च में 10th बोर्ड का एग्जाम खत्म हो जाता है और रिजल्ट उसका मई में आता है। तो अप्रैल में पहला टेस्ट हो गया था, पहले टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया था। आपको याद है 48%, 93%, 45% का गैप था, राइट? तो अब ये हमारे सर ने बात बोली थी और उस समय पता बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते थे। अब देखो, आई वेंट इनटू दिस मोड कि भाई अब कुछ करना है। सर ने बोला था भाई देख तू गधा है ना, गधा बनना बहुत जरूरी है क्योंकि मेहनत करनी है। तो अब मैंने सोचा कि यार, मैंने पता है उस समय जो सबसे इमीडिएटली जो चीज सोचने में आती है ना, वो सोची। वो क्या थी कि भाई टॉपर क्या करता है। सब लोग यही सोचते हैं, सर वो क्या करता है, राइट? तो मैंने भी ये बोला कि भाई टॉपर क्या करता है। बात की भाई क्या हालचाल, मतलब सब बढ़िया, सब बढ़िया, समझ रहे हो? तो अब उसको, ताकि वो सब चीजें मतलब सही से मुझे बता दे। क्या बच्चे बताते नहीं है, दोस्ती तो है नहीं, कोई मेरे स्कूल का बचपन का दोस्त थोड़ी है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने अपनी डिस्कवर उठाई, बोला कि भाई देख आज मेरा बर्थडे, मैं तेरे को पेटीज खिलाने ले चलता हूं, चल। तो मैं उसको पीछे बिठाया और अब देखो, ये बच्चा इमेजिन करो, छोटी छोटी खुशियां। ये बच्चा अपने होम टाउन में बढ़िया घूमता होगा बाइक वगैरह, बट यहां तो नहीं घूमता, यहां तो पैदल पैदल आता था बेचारा। तो अब उसको गाड़ी की राइड करने के लिए मिल गई। छोटी छोटी महत्वाकांक्षाएं तो सभी की होती है। तो मैं उसको ले गया, ठीक है। अब मैंने उससे पूछा, खा रहे थे, कैसी लगी भाई कोटा की पेटीज? मैं ऐसे ही मतलब घुमा फिरा के बातें कर रहा था। फिर मैंने बोला यार फर्स्ट रैंक आई थी, मतलब तू क्या क्या करता है? मैंने उससे ऐसे पूछा, ठीक है। तो अब उसने मुझे बोला कि यार देख, मैंने मतलब उसने बोला कि यार देख ये तो आ गई। अब क्या होता है, जो टॉपर होते हैं ना वो मॉडेस्ट होते हैं, समझ रहे हो? यार ये तो आ गई यार, मतलब मेरे को भी नहीं पता कि मेरी फर्स्ट रैंक कैसे है, यू नो, लाइक आई डोंट नो। मतलब उसने ऐसे नहीं बोला था, बट मुझे पता नहीं यार कि मेरी कैसे फर्स्ट रैंक आई। मैंने तो बस पेपर अपने बेस्ट एबिलिटीज में दिया। मतलब वो बहुत जनरल आंसर दे रहा था। जनरल आंसर होता है ना कि मैंने तो अपनी बेस्ट एबिलिटी से दिया था और भगवान मेरे साथ है, भगवान की कृपा है, भगवान की अनुकंपा है, इस तरह की बातें वो कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि कॉन्वर्जेशन को और बढ़ाया। हमारी क्लास खत्म हो चुकी थी, मैंने एक एक आइसक्रीम और ऑर्डर कर दी। गर्मी का मौसम था, आइसक्रीम किसको नहीं चाहिए? आइसक्रीम भी ऑर्डर कर दी कि भाई अब तू चॉकलेट कोन खा और चॉकलेट कोन खा के बता कि भाई क्या कर रहा है, ठीक है? अब आप देख रहे हो बंदे में क्यूरियोसिटी कितनी है। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी नहीं है, ये जानना है कि भाई बच्चा क्या करता है। क्योंकि मैक्सिमम टॉपर बच्चे ऐसे ही मिलते हैं जो अपना टॉपर का सीक्रेट बताते नहीं है। तो मैंने उससे फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चालू किया। स्पेसिफिक क्वेश्चन में ये पूछा कि यार तू फिजिक्स में मटेरियल के अलावा क्या करता है? फिजिक्स में मटेरियल के अलावा क्या करता है? तो उसने बोला कि भाई अपन इरोडोव करते हैं। एंड दैट इज व्हेन I got to know about a very, very legendary book called Irodov. ठीक है, तो अब इरोडोव की बुक को देख के मुझे मेरी 10th क्लास की हिस्ट्री की गंदी बुक याद आ गई। छोटे छोटे फॉन्ट, पूरा ब्लैक कलर में, कोई डायग्राम नहीं, कोई हरियाली नहीं, समझ रहे हो? तो मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ मामला है। तो अब मैंने बोला कि यार चलो अपन भी इरोडोव लेते हैं। तो इरोडोव बहुत सस्ती बुक आती, तो उस बुक को खरीदने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो उस बुक को खरीद लिया मैंने। अब उस बुक को खरीदने के बाद मैंने देखा, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि आप समझो 1 महीना हो चुका था कोचिंग में, तो इतना तो पढ़ लिया था कि शुरू के 5-6 क्वेश्चन तो हो जाए। उसने मेरे को बोला कि यार अपन ने 3-4 चैप्टर तक पढ़ रखा है, तो ये कर ले। मैंने उससे पूछ लिया कि भाई क्या करना है, क्योंकि अपन देखो कभी भी ब्लाइंडली कोई किताब नहीं उठाते, अपन विद अ डेफिनेट टारगेट और डेफिनेट एंड उठाते। तो उसने बोला कि भाई 3 चैप्टर तू कर सकता है। तो मैंने उठा ली। 6 क्वेश्चन के बाद मतलब हालत खराब, ठीक है। लगातार 6 क्वेश्चन फिर नहीं हुए, ठीक है। अब मैंने उसको फोन किया, उसके बाद नंबर एक्सचेंज हो ही गए थे। उसके बाद एक छोटा सा चिरकुट सा मोबाइल था, मेरे पास भी एक अच्छा सा चिरकुट सा मोबाइल था, राइट? तो मैंने उसको फोन किया कि भाई ये तो हो ही नहीं रहे। अब क्या होता है ना कि देखो,
अब आप ये चीज समझो कि एक ईगो होता है स्टूडेंट के अंदर। अब अपन उसको ये थोड़ी बोल सकते कि एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा। अपन ने उसको फोन करके बोला यार ये स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन हैं उसमें से 8 तो मुझसे हो गए, 2 नहीं हुए। अब वो उधर से बोलता है अरे कोई दिक्कत नहीं, 1-2 बार ट्राई करेगा सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बोलेगा कि कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है। अगर वो ये बोल देता ना तो मैं इरोडोव को अपने हाथ में रखता, उसको सॉल्व करता। बट उसने बोला कि नहीं ये तो हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अपन ने इतनी फाइट मारी, ठीक है ना, तो ये आदमी सही नहीं है जिससे हम ये पूछ रहे हैं। अपन गए हमारे आईआईटी दिल्ली वाले सर के पास, उन्हीं से बिल्कुल कनेक्ट होता था। मतलब मेरे को लगता था कि यार ये फ्रीक्वेंसी, मतलब ये स्टूडेंट जब रहे होंगे ना तो मेरे टाइप ही रहे होंगे। तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको बोला कि सर ये इरोडोव की किताब है और अब इरोडोव की किताब के अंदर बहुत दिक्कत आ रही है सर लाइफ में, अब आप बताइए क्या करें। तो उन्होंने मुझे पूछा वो कोटा के थे, कौन से स्कूल में पढ़ता है? मैंने बोला मोदी पब्लिक स्कूल। अच्छा, वो स्कूल जहां पे इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाई जाती है। तो वो पता है इरोडोव किसने लिखी है? एक रशियन आदमी है। रशियन लोगों की इंग्लिश बहुत धांसू होती है। मैंने कहा अच्छा सर मेरी प्रॉब्लम से इसका क्या रिलेशन है? बेटा तेरे को अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही, तू समझ ये तेरी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के पाप नहीं है, तेरे इंग्लिश के पाप है। अब देखो उस समय तक इंग्लिश का रिजल्ट तो आया नहीं था, बट हमें ये तो पता था कि हम बहुत सूरमा तो है नहीं। लगता था कि शेक्सपियर के बाद हमारे जन्म हुआ है, बट जब हमने 10th बोर्ड का एग्जाम दिया तो रियलिटी पता चली गई थी। तो हमने कहा सर अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग है। तो उन्होंने कहा बेटा देख 2 चीजें हैं, तेरे को क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस या इरोडोव, ये बता। मतलब मैं तेरे को ये बता रहा हूं कि तू इरोडोव में थोड़ा बहुत फाइट मारेगा ना, एक क्वेश्चन 3-3 4-4 बार पढ़ेगा तो तेरे से हो जाएंगे, बट तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि तेरा इतना लेवल ही नहीं है अभी। तो तेरे को क्या चाहिए दोनों में से? मैंने कहा सर हमेशा कॉन्फिडेंस। तो तू इरोडोव को त्याग दे, ठीक है, एक समय आएगा जब हम तुझे बताएंगे कि इरोडोव कब करनी है, ठीक है, अभी तू त्याग दे इरोडोव को। तो दोस्तों वो दिन था, और मैं मानता हूं अगेन मेरी लाइफ में कुछ ऐसे बहुत अच्छे दिन आए जिस दिन मैंने बहुत अच्छे डिसीजन लिए, तो मैंने इरोडोव छोड़ दी। अब इरोडोव छोड़ने का मतलब क्या था? हर दिन मेरे 2 घंटे बचते थे उस स्ट्रगल के, जो स्ट्रगल मुझे उस समय करना ही नहीं चाहिए था। भाई पहला महीना है जेईई की प्रिपरेशन का, उस समय लोग इजी सिंपल कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं, हम इरोडोव कर रहे हैं, समझ रहे हो? और ये चीज आप देखो, मतलब मैं तो फिर भी इरोडोव के बाद तक था, कुछ बच्चे तो क्रोटोव तक पहुंचकर बर्बाद भी हो रहे थे, समझ रहे हो आप? फिजिक्स के अंदर मतलब बिल्कुल ये चल रही थी बातचीत। मैथ्स के अंदर तो हम लोग सिंपल चीजें पढ़ रहे थे, मैथ्स में कभी कोई दिक्कत आई नहीं। फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट चल रहा था, जिसके ये सर थे, तो उन्होंने बोला यार देख ओपी टंडन करेंगे अपन, ठीक है, ओपी टंडन अपन लोग करेंगे, बाकी मैंने सारा मटेरियल, तुम लोग बस ये चीज ध्यान रखो, मेरे पे भरोसा रखो, मैंने सारी किताबों से सारे अच्छे क्वेश्चन निकाल के तुम्हारे मॉड्यूल में डाल रखे। अब देखो दोस्तों, क्या वो आदमी इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा था ना कि मैंने मान लिया। और मेरा ये मानना है कि जब मैंने ये चीज मानी तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहा, क्योंकि मेरा समय बच गया, समझ रहे हो? मैं ओपी टंडन के 50 क्वेश्चंस करता, उसमें से 6 अच्छे होते जो मेरी नॉलेज एनहांस कर सकते थे, वो 6 क्वेश्चन मॉड्यूल में डले होते थे। ये उन्होंने बोला, ये एग्जैक्टली यही चीज बोली, तो मेरे को समझ में आ गई कि भाई सही है, ये आदमी हमारा समय बचा रहा है, ठीक है। चलो अब ये ठीक हो गया। अब मैंने बोला सर से कि सर अब ठीक है, मतलब मेरे को समझ में आ गया कि ये नहीं कर रहा हूं, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं 48% से थोड़ा इंप्रूव कर सकूं, ठीक है। तो फिर उन्होंने राज खोलने चालू किए, ठीक है भाई, खुद आईआईटी में है ना, बहुत सारे राज हैं उनके पास, तो उन्होंने वो खोलने चालू किए कि देख भाई आईआईटी जो है ना, वो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लेक्चर्स अटेंड करने से और जो ये प्रॉब्लम्स है ना ये करने से नहीं होगा, यू हैव टू बी स्मार्ट। सर स्मार्ट कैसे? ठीक है, अब पहले पेपर के अंदर हमारे क्या है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन आते थे, ठीक है। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में क्या होता था मैं आपको बताता हूं, यहां पे अगर मैंने लिया है तो, ये इंग्लिश वाला तो मैंने बता दिया, हाँ। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में क्या होता था ना, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में ए और बी में मैं बहुत गड़बड़ होता था, मतलब मैं ये निकाल लेता था कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अगर देखो उसमें क्या है कि 4 ऑप्शन होते थे, पहला ऑप्शन ये होता था कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बी ऑप्शन होता था स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, है ना।
और स्टेटमेंट फिर सी होता था कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, डी ऑप्शन होता था स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। मतलब समझ गए ना आप लोग। अब मेरे को यह समझ में आ जाता था कि भाई दोनों सही है, ठीक है, बट अपन तो तिकड़मबाज थे, अपन लोग जिस भी मेथड से दोनों सही निकाले, मेरा सेकंड वाला जो स्टेटमेंट होता था ना वो फर्स्ट वाले को जस्टिफाई नहीं करता था, तो मैं बी ऑप्शन मार्क करके आ जाता था, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज सोची, और ये पता है ये अगेन किस चीज के पाप थे, थोड़े बहुत मेरे इंग्लिश के पाप थे, ठीक है, कि मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ये सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है नहीं कर रहा। जैसे मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूं आपको इसको समझाने के लिए, मान लो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब ये दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए कि ये दे रखा है कि भाई a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -11 है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब ये स्टेटमेंट दे रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc, ये स्टेटमेंट 2 है, और स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है कि भाई a क्यूब प्लस बी मतलब 7, हाँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 4 इंटू -11, ये दे रखा है व्हेन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो इतना सिंपल होना, ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मैंने यही यूज किया है, राइट, मैंने यही यूज किया है, ठीक है। बट अगर मान लो मैं इसमें यह सोचूं कि मैं इसकी वैल्यू निकालूं कि भाई -84 इंटू 11 है, और मैं अलग से इनकी क्यूब करके भी वैल्यू निकाल लूं, समझ रहे हो ना, ऐसे करके मैं निकाल लूं, दोनों आंसर वेरीफाई हो गए, तो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है, मगर एक्सप्लेनेशन करेक्ट है या नहीं कैसे पता। तो यहां पे अपन कंफ्यूज होते थे, ये चीज सर ने मुझे बताई कि भाई बेटा तू यहां पे कंफ्यूज होता है, पूरा पेपर एनालाइज कर रहे थे हम लोग, चलो भाई ये यहां पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ना अब इसको माउस पे कर लेते हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई अपने में स्मार्टनेस भी नहीं है, ठीक है, स्मार्टनेस भी नहीं है। लोग ट्रिग्नोमेट्री की बातें करते थे, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल डाल डाल के आंसर निकाल लेते थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब जैसे ये दे रखा है a प्लस बी प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू k टाइम्स साइन है साइन b साइन c। अब पहले पेपर के अंदर अपन लगे हुए ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, दुनिया भर की चीजें लगाने में, यहां पे 60 60 60 मानो अपने आप आ जाएगा। ये चीज मैं नहीं सोच पाता था, क्योंकि देखो अगेन और एक्सपोजर तो है एनटीएससी के अंदर, मगर इतना भी एक्सपोजर नहीं था कि मैं इस तरह की ऑब्जेक्टिव ट्रिक्स लगा सकूं, राइट। तो ये चीज सर ने बताई कि देख ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ऐसा कर सकते हैं, और ये जो ट्रिक्स है ना, ये कोई टीचर नहीं बताता, ये सिखाता नहीं है, टीचर का काम है हमेशा कॉन्सेप्ट सिखाना, राइट। ये चीजें डेवलप होती है आपस की बातचीत से, ठीक है। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में कर दिया, ऑब्जेक्टिव अप्रोच जिसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल गेस जिसको बोलते हैं, ये जो सारी ऐसी इंटेलेक्चुअल टर्म्स है ना, ये सब इन्हीं चीजों के लिए बनी हुई है। इसको शुद्ध हिंदी भाषा में तुक्केबाजी बोलते हैं। बट ऐसी तुक्केबाजी जो चतुर है, चतुर तुक्केबाजी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो भाई ए बी सी की वैल्यू भाई हर एंगल a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री के लिए वैलिड है, तो a इक्वल टू 60, b इक्वल टू 60, c इक्वल टू 60 के लिए भी वैलिड होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये आंसर हम लोग कर लेंगे। तो ये चीज सर ने बताई। फिर सर ने एक चीज बताई मेरे को कि देख ऐसे क्वेश्चंस को तू आइडेंटिफाई कर पाता है क्या कि जिसमें दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, मतलब जिसमें तुम एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, ऐसा तुम कर पाते हो क्या? तो अब ये चीज क्या थी ना मेरे लिए, मैंने सोचा नहीं था ये चीज कभी कि ऐसा हम कर पाते हैं क्या, क्योंकि 2-2 घंटे के पेपर्स थे, टाइम स्ट्रगल अपना होता है, उसमें इतना दिमाग कौन लगाता है। तो फिर ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी हुई कि भाई अब ये सारी चीजों के बारे में देखा जाएगा, कुछ ऑब्जेक्टिव ट्रिक यूज होगी और कुछ इस तरह की चीजें करनी। तो बेसिकली एक स्ट्रैटेजी बन रही थी। अगर आप लोग देखेंगे ना तो एक स्ट्रैटेजी बन रही थी कि भाई हाँ मतलब अब इससे रिवीजन करेंगे तो कुछ अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब देखो भाई स्ट्रैटेजी बन रही है। अब फिर टेस्ट आया, 3 हफ्ते में टेस्ट था, फिर अगले 3 हफ्ते में, अब 6 हफ्ते हो चुके हैं कोचिंग की पढ़ाई को। दोस्तों आपको याद दिला दूं मैं, अगर हम 6ठे हफ्ते में होते हैं और अगर हमने रिवीजन नहीं किया तो पहले दूसरे हफ्ते की चीजें हम भूलने लगते हैं। ये मुझे पहले से पता था क्योंकि मैं ये गलती एनटीएससी में कर चुका था, तो मैं रिवीजन कर रहा था, तो ये मेरा पार्ट अच्छा था, राइट। अब सेकंड टेस्ट क्या था? क्यूमुलेटिव टेस्ट था। क्यूमुलेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई पहले हफ्ते से लेकर 6ठे हफ्ते तक जो भी आया सब आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो
फिजिक्स में एक बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, मैथ्स में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। अब हम बैठे रिवीजन करने। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, स्कूल के अंदर क्या होता था, सुबह उठ के कोचिंग करते थे कि भाई सुबह उठ के 4 बजे उठना ही उठना है और भगवान की आरती वारती कर के मतलब सब करना ही करना है। तो उस समय तक समझ में आ ही गया था कि भाई जब जब भगवान का नाम लिया है तब तक तो नंबर खराब आए हैं। भगवान का भी ये कहना, बेटा पहले से रिवाइज कर लियो, तुम एंड के भरोसे मत रहो, क्योंकि अगर तुम एंड के भरोसे रहेगे तो तुम्हारा एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया कि भाई अब चालू हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेटेजीज दिमाग में थी। क्या किया, सिंपली सर की बात मानी, नोट्स रिवाइज किए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे थे उनको रिवाइज किया और फाइनली फिर पेपर देने गए। पेपर देते वक्त इस बार थोड़ा सा टारगेटेड था कि भाई अगर किसी भी क्वेश्चन में जो सिंगल चॉइस करेक्ट है उसमें 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए तो हमारा काम है ऐसे क्वेश्चन को मार्क करके आना, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं। ठीक है, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी ये थी कि भाई अगर कहीं पे ऐसे ऑब्जेक्टिव ट्रिक लग रही है तो ये 2 ट्रिक लेके गए हम कि भाई ये 2 ट्रिक इंप्लीमेंट करनी है। अब दूसरा टेस्ट हुआ, ठीक है ना, मगर ये चीज उस समय भी थी जो कि कसम खा रखी थी, एक एक गोला भर के आना है, हर गोले की मांग भरनी है। तो हर गोले की मांग भर दी हमने, मतलब समझ रहे हो कि हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने, मतलब मैंने मार्क कर दिया कि सर ये तो मेरे से नहीं होगा सर, मैं छोड़ नहीं सकता। लाइक आई एम अ वेरी लेफ्टिस्ट टाइप ऑफ पर्सन, मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ सकता सर, समझ रहे हो, मैं तो आगे सबको लेके चलूंगा और मैं सारे ऑप्शन मार्क करूंगा। मैंने सारे ऑप्शन मार्क कर दिए, मतलब सारे क्वेश्चन मार्क करके आ गया मैं। फिर और मेरा क्या बिलीफ देख रहे हो आप, कॉन्फिडेंस देखना, मैं क्लास से बाहर निकला हूं, इस बार तो 75% तो पक्का आएंगे, 100% 75% आएंगे, चांस ही नहीं कि 75% से कम आ जाए, क्योंकि इस बार बहुत भयंकर स्ट्रैटेजी लगाई है। मैथ्स का पेपर मेरा बहुत अच्छा गया था, फिजिक्स का अच्छा गया था, केमिस्ट्री का अच्छा गया था। ठीक है, अब इसी दौरान मतलब क्या हुआ कि ये सब चीजें हो गई। अब इनरोलमेंट्स की बारी चल रही थी, इनरोलमेंट्स की बात चल रही थी। भाई इनरोलमेंट मतलब कि भाई मैंने अपने स्कूल में वापस से एडमिशन ले लिया था, आपको पता ही है मिस ओ दूसरे स्कूल में जा चुकी थी। अब मुझे उसी दौरान ये इंफॉर्मेशन पता चली कि भाई मैडम ने नीट की पढ़ाई, मतलब उस समय AIPMT होता था, कि वो चूज की है। अब अपन खुश, अपने को टॉकिंग पॉइंट मिल गया। टॉकिंग पॉइंट क्या, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी में तो वैसे ही हाथ तंग था, ठीक है, तो बायोलॉजी की तो बात करनी ही नहीं है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मेरे को ये बचपन से पता था कि भाई उसकी मैथमेटिक्स कमजोर है। ठीक है, तो अब हमारा एम हो गया। अब आप ये चीज समझना कि ये चीज मेरे को कैसे बेनिफिट की, ये चीज समझने की कोशिश करना। ठीक है, फिजिक्स के अंदर मेरे को हाथ तंग चल रहा था, आपको पता है इरोडो वगैरह होती नहीं थी। यहां से मेरे को मोटिवेशन आया, अभी रिजल्ट आया नहीं है, समझने की कोशिश करना, टाइमलाइन समझना। संडे को टेस्ट हुआ है, मेरे को लग रहा है 75% आएंगे, मैंने अभी तक मार्क्स लगाए नहीं है, बट संडे को, क्योंकि भाई संडे को अगर आपने टेस्ट दे दिया 6 घंटे का तो आपने पूरे ब्रह्मांड पे वो किया है, मतलब आपने पूरे ब्रह्मांड पे उपकार किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है चिल मारना, समझ रहे हो भाई। 6 घंटे का टेस्ट दिया है आपने, 9 से 11, फिर 1 से, फिर 12 से 2, फिर 3 से 5, तो ये तो आपने बहुत भयंकर उपकार किया है ब्रह्मांड पे, तो आपकी जिम्मेदारी है चिल मारना। अपन गए, गाड़ी उठाई, और बहुत, मैं बताया मतलब ये करना नहीं चाहिए, बट मैं बहुत फास्ट बाइक चलाता था बिना हेलमेट के, डिंग 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 करता करता मैं अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। वहीं पे मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली और सबसे पहले मेरा दिमाग यही चला कि भाई अब तो फिजिक्स पढ़नी है, लाइफ में पढ़नी है फिजिक्स, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से मुझसे मैथ्स में, मतलब समझ रहे हो, मैथ्स के अंदर मेरी हेल्प ली जाती थी, आगे जाके हो सकता है कि फिजिक्स में भी मेरी हेल्प ली जाए, तो उस समय हमारी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए, समझ रहे हो, मोटिवेशन, हमारी फिजिक्स अच्छी होनी चाहिए उस समय। तो अब समझ में आ गया, मार्क्स लगाए नहीं है, घर गया, आंसर की देखी, मार्क्स लगाया 53%, समझे क्या, 53%, कितना है 53%। मैंने कहा यार 75% लगाए थे, 53%। फिर उस समय सबसे पहला रियलाइजेशन ये था, बेटा पहले खुद का घर देख लो, फिर दूसरों का घर संभालना, है ना, पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों के ऑक्सीजन मास्क की चिंता करना। 53%, बहुत पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर सर को फोन किया, है ना, सर ने बोला कितना है, मैंने कहा सर 53% आया, पता था मुझे। अब वो पता है, एक तो मेरे को ये चीज पता, ये लगती, मतलब एक चीज ये लगती थी, वो पता है हमें हर चीज के बाद यही बोलते थे, पता था मुझे, मतलब मैं कह रहा यार मैं इतना प्रेडिक्टेबल हूं क्या लाइफ में, कि मतलब उनको पता था कि 48 से 53 आई। ठीक है,
तो ये चीज भी मैंने पता है वो की अडॉप्ट किया अपनी लाइफ में। कोई भी बच्चा अभी भी मुझे कॉल करता है ना, तो मैं यही बोलता हूं, पता था मुझे यही होगा तेरे साथ, ठीक है। ताकि बच्चों को लगता है कि और ये तो सर्वज्ञाता है, ये पर्सन सर्वज्ञाता है, इसके अंदर दिव्य दृष्टि है और इस दिव्य दृष्टि से ये देख पाता है जो होने वाला है, या फिर जो ये देखता है वही हो जाता है, ठीक है। दोनों में से एक चीज। तो 53% आई मेरी, मैंने बताया। सर ने बोला कि तू कितनी एक्सपेक्ट कर रहा था? मैंने कहा सर 75% एक्सपेक्ट कर रहा था। उन्होंने मुझे एक चीज बताई कि देख भाई, तू मतलब जमीन पर है, 48% से सीधा 75% है, 48 से सीधा 75। भाई क्यूमुलेटिव टेस्ट है, सिलेबस बढ़ चुका है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, और तुम अपनी परसेंटेज 48 से 75 ले जाओगे, हैं? हम बेवकूफ बैठे यहां पे जो पेपर बना रहे। तो मैंने कहा सर बात तो सही है आपकी, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, मैंने आपके पेपर को इज्जत दी है कम नंबर लाके, ठीक है। तो मैंने सर से पूछा कि सर आपको क्या लगता है हाईएस्ट कितना जाएगा? उन्होंने बोला 85% से ज्यादा नहीं जाएगा इस पेपर में। तो अब देखो दोस्तों, ऑप्टिमिज्म। पहले मॉड कितना था? ये 45। देखो मॉड इसलिए लगाया क्योंकि आने वाले टाइम में ये नंबर ज्यादा होने वाला है, समझ रहे हो? आने वाले टाइम में ये नंबर ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इवेंचुअली तो फर्स्ट रैंकर हम ही थे उस कोचिंग के, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने मॉड लगा दिया, ठीक है। पहले इतना था, अब फाइनल रिजल्ट आया, समझ रहे हो कि भाई ये जो है ना 15% का जंप है। याद है वो ग्राफ मैंने बताया था कि भाई ये बंदा यहां से यहां आएगा और तू यहां से यहां जाएगा। मैंने कहा ये तो ट्रू है, ये तो भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ फिजिक्स हो गया, मतलब समझ रहे हो। तो मेरे को आ गया कॉन्फिडेंस। अब एक बार लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाए ना दोस्तों, तो फिर क्या है ना कि वो कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे तक लेके जाता है, जब तक वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए कि आपको एक ठोकर लग जाए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आ गया। अब दोस्तों जब एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट होती है ना, रात को हो गया, ठीक है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन ये था कि मैं ये सोचूं कि अब आगे की पढ़ाई कैसे करूंगा, ये सब चीजें। और अब जब लाइफ सेटल हो गई थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मैं सही ट्रैक पे आ गया हूं। तो फिर मैंने सोचा, देखो पहला ऑप्शन क्या था कि भाई आगे की पढ़ाई हम लोग कर लें, आगे क्या होने वाला है। और दूसरा ये, अपने दोस्त की बात याद आ गई कि भाई फिजिक्स स्ट्रांग करनी है। तो मैंने क्या किया कि फिजिक्स उठाई, ठीक है। और ये चेक किया, मेरा एक और दोस्त था जो नीट की तैयारी कर रहा था, जो घर क्लासेस में था AIPMT की, उससे पूछा कि फिजिक्स कितना आता है? तो उसने बोला फिजिक्स तो बहुत हल्का आता है हमारे, तो यार मतलब AIPMT में तो बहुत इजी फिजिक्स आती है। मैंने कहा इजी मतलब कि NCERT लेवल आती है? तो मैंने कहा NCERT लेवल तो अपना है, तो अपने को कोई ज्यादा अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग बढ़िया कर लेंगे इसके अंदर, मतलब धीरे धीरे बढ़िया कर लेंगे। जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद तो फोन आना ही है, ठीक है। तो ये चीज, अब कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई फिजिक्स में भी, और ये एक मोटिवेशन टारगेट मिल गया कि फिजिक्स में अच्छा करना है। अब इस 53% की रियलिटी ये है कि मेरे सबसे कम थे केमिस्ट्री के अंदर, फिर फिजिक्स में, और सबसे अच्छे थे मैथमेटिक्स में। जो कंसर्न था ना मेरे लिए वो ये है कि मेरे केमिस्ट्री में लेस देन 40% थे और हाईएस्ट मोर देन 90% था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि देखिए वो क्या होता है कि जब हम रिजल्ट एनालाइज करते हैं ना, तो हमें ये चीज पता करनी पड़ती है कि भाई इस पेपर में क्या अचीवेबल था। जो सबसे बेस्ट अचीव हो जाए ना वो अचीवेबल होता है ना। ये चीज ध्यान से सुनना कि जो बेस्ट अचीव हुआ है ना वही अचीवेबल है। अगर क्योंकि आप अपने आप को लिमिट कर दोगे कि भाई हम इतना ऊपर तक तो पहुंच ही नहीं सकते, तो आप पहुंचोगे भी नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ये अचीवेबल था और मेरे इतने कम आए, तो फिर ये मेरे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। फिर अब अपन ने भाई वापस से केमिस्ट्री की बात की। सर ने ये कंक्लूड किया, मेरी शीट वगैरह होमवर्क वगैरह मैंने सर को दिखाया, सर ने ये कंक्लूड किया कि भाई तेरा रिवीजन स्ट्रैटेजी गलत है। और तेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी गलत होने का रीजन ये है कि तेरी मटेरियल टैगिंग सही नहीं है। मटेरियल टैगिंग मतलब मैं क्या करता था ना, पता है दोस्तों, जैसे कोई स्टडी मटेरियल उसी में होमवर्क टिक कर देता था, मतलब आंसर टिक कर दिया। जैसे सिंगल चॉइस करेक्ट आंसर है तो मैंने टिक कर दिया, ठीक है। तो टिक वहीं पे आंसर मार्क्ड है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा तो उस पर गोला लगा दिया, और कुछ क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ ना मेरे से, उस पर भी गोला लगा दिया, जो अच्छा था उस पर भी गोला लगा दिया। मतलब वो डिस्टिंक्ट नहीं हो पा रहा था कुछ भी। तो सर ने कहा कि यार तेरी टैगिंग ही गलत है, तेरे को पता ही नहीं था कि तेरे को केमिस्ट्री में क्या करना है। केमिस्ट्री का सिलेबस तो बड़ा हो गया था, बट तेरे को पता ही नहीं था कि तेरे को किस चीज पे फोकस करना है। तो फिर वही बिल्कुल 3 इडियट्स स्टाइल में, 3 इडियट्स नहीं सॉरी PK स्टाइल में, सर पद प्रदर्शित करें, ठीक है। तो पद प्रदर्शित किया उन्होंने, ये चीज मुझे बताई, मैं आपको बताता हूं, है ना। जो मेरी टैगिंग बताता रहता हूं ना मैं आप लोगों को, ये देखो
तो उन्होंने कहा कि यार देख, तू टॉपिक्स है ना उनको 3 कैटेगरी में टैग कर, ए, बी और सी, ठीक है। और सबसे पहले कुछ डूज याद रख और डोंट्स याद रख। डोंट क्या है, कभी भी मटेरियल में आंसर मार्क नहीं करना है, क्योंकि अगर तूने मटेरियल में आंसर मार्क किया, ये मटेरियल तेरा प्राइमरी मटेरियल है जो तू बार बार यूज करेगा रिवीजन के लिए। अब अगली बार तू ये स्टडी मटेरियल खोलेगा ना, तो तू आंसर मतलब सॉल्व नहीं करेगा, तू आंसर लाएगा, क्योंकि तेरे को आंसर तो सामने दिख रहा है, तो तू आंसर लाने की कोशिश करेगा रादर देन सॉल्विंग। तो उससे तेरा कुछ भला नहीं होने वाला, कुछ भला नहीं होगा। तेरे को एक गलत सूडो सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि भाई तूने उस क्वेश्चन को कर लिया, जबकि इसेंशियली ये है कि तू आंसर लाया है। तो एक तो आगे से ये याद रखना कि जो तेरा प्राइमरी स्टडी मटेरियल है ना, उसको तू मार्क नहीं करेगा, कभी भी मार्क नहीं करेगा, ठीक है। और जब तू उसको मार्क नहीं करेगा ना, तो वो तेरे लिए हमेशा फ्रेश रहेगा। बट मार्किंग का मतलब ये भी नहीं है कि भाई कुछ भी तुम उसमें लिख नहीं रहे। अगर कोई क्वेश्चन तुझे मान ले बिल्कुल इजीली आ गया, उसको कुछ भी मार्क मत कर। अगर कोई क्वेश्चन है जो बढ़िया है, कुछ अच्छी ट्रिक लग रही है उसमें, तेरे को आ गया, उस पर टिक कर दे और आई लिख दे। मैं ऐसे करता था। जो क्वेश्चन तेरे को नहीं आया ना, उसका गोला मार्क करा दे, और उसको डाउट में अगर तूने क्लियर कर लिया और सॉल्यूशन अपनी कॉपी में मेंटेन कर लिया, तो उस गोले के बाद टिक लगा दे। किसी कारणवश अगर तेरा कोई डाउट ही रह गया, तो उसको गोला बनाए रख, उसको टिक मत करना, ठीक है। तो इस तरह से तेरे को शीट अपनी टिक करनी है, ठीक है। अब ये चीज है ना। अब दूसरी उन्होंने बताया कि भाई अब 3 तरह के टॉपिक होते हैं। ए बिलोंग टू सब टॉपिक्स दैट आर एक्सट्रीमली इजी, जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, जिनको तुम रात को 2 बजे भी उठा के बोलोगे ना कि ये कर दो क्वेश्चन, तो हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन जैसे एक टॉपिक था, फिजिक्स के एग्जांपल मैंने यहां पे लिए, मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन अपने लिए बिल्कुल ए टैग टॉपिक था, ठीक है। ए टैग टॉपिक था भाई, मोशन तो बिल्कुल भी, ठीक है। अब दूसरा बी, ऐसे टॉपिक जो रिलेटिवली डिफिकल्ट है, जिनकी थियोरी वगैरह तो समझ में आ जाती है, बट क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट है ना, तो वो सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो सॉल्व। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे रेंज में निकलवाओगे तो हो जाएगा, बट जैसे ही इंक्लाइंड प्लेन आया, अब इंक्लाइंड प्लेन में भी करना तो कंपोनेंट ही है। 12th क्लास में फील आ गई थी, तो ये बी ए हो गया, ये बी ए हो गया। मगर जब इंक्लाइंड प्लेन आता था ना, तो हाथ पैर फूल जाते थे, क्योंकि देखो अगेन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है भाई। वेक्टर में आप बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट तो हो नहीं, आपने 1 महीना जुम्मा 1 महीना हुआ था वेक्टर पढ़े हुए, तो इस केस के अंदर ये गड़बड़ थी कि भाई वेक्टर तो आता नहीं, इस वजह से प्रोजेक्टाइल भी बी टॉपिक हो गया। सी बिलोंग टू टॉपिक्स दैट वर डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे देखो प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइंड प्लेन जो मैंने लिख रखा है। तो अब थियरी समझ में नहीं आ रही यार, थियरी समझ में नहीं आ रही सर। अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पे यहां से यहां सिंपल क्वेश्चन भी दे दोगे ना, वो उसमें भी 2-3 बार सोचना पड़ जाएगा, इतना कम कॉन्फिडेंस था कि आंसर सही आने के बाद भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये 3 तरह की टैगिंग थी। फिर उसके बाद सर ने बताया कि जब तूने ए बी सी टैग कर लिया ना, तो अब तेरे को क्या करना है, 3 रूल याद रख। पहला, सी टैग टॉपिक का सिंपल क्वेश्चन गलत करना महापाप है। सी टैग टॉपिक का सिंपल क्वेश्चन गलत करना महापाप है। तो सी टैग टॉपिक भी इतना तो तेरा होना चाहिए कि भाई उसके सिंपल क्वेश्चन तो हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान ले बिल्कुल सिंपल इंक्लाइंड प्लेन में सिंपल यही पूछा है कि भाई इसकी रेंज क्या होगी इंक्लाइंड प्लेन में, तो वो आना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा बी टैग टॉपिक के इजी क्वेश्चन गलत करना महापाप का भी बाप है, समझे। बी टैग टॉपिक का इजी क्वेश्चन गलत करना महापाप का भी बाप है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरा, ए टैग टॉपिक का किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर गलत किया, तो ये महापाप का भी बाप है, मतलब महापाप के बाप का भी बाप, मतलब दादा है, महापाप का दादा है। तो अब ये चीज मुझे पता चली, राइट। अब मुझे ये चीज पता चली कि अच्छा, मतलब ये जो बाप दादा की कहानी है ना, ये मुझे समझ गई। फिर उन्होंने बोला कि अब रुक मत यहां पे, अब लास्ट चीज सुन ले, जो मैं आप लोगों को अपना ज्ञान बताता हूं। गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन, गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन याद रख। गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन क्या है, अगर तुमने किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारे इजी और मीडियम क्वेश्चन कर दिए, तो तुम्हारा सिलेक्शन तय है विद वेरी गुड रैंक।
मैं तेरे को लिख के दे सकता हूं, अगर तूने इजी और मीडियम सारे क्वेश्चन सही कर दिए तो तेरी टॉप 500 में रैंक आ जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूं। मैंने कहा अच्छा क्या प्रूफ है इसका? मैंने पूछ लिया कि भाई क्या प्रूफ है। देख जेईई एडवांस में 80% पेपर इजी मीडियम आता है, ठीक है। अब तू इतना भला आदमी तो है नहीं कि 80 के 80 सारे क्वेश्चन करके आ जाए, तू उसमें से भी कुछ ना कुछ गलत करेगा। मान ले तेरे 65% भी आ गया, 65% में तेरी टॉप 500 में रैंक आ जाएगी। मैंने कहा है पक्का? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि बस अब ये 3 रूल, और इन 3 रूल का जो सबसे बड़ा रूल है वो मैं याद रखूंगा, गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन। उसी दिन मुझे पता चला था, जो मैं अपना बना के भेज मतलब आप लोगों को बताता रहता हूं, ठीक है। तो अब ये चीज मैंने समझ ली कि भाई अब ये करना है। अब अगला टॉपिक था पार्ट टेस्ट। अब पार्ट टेस्ट में क्या होता है ना, पार्ट टेस्ट में भी लोग हीरो बनते हैं। पार्ट टेस्ट में अब पार्ट टेस्ट का मतलब दोस्तों क्या होता है, देखो थोड़ी थोड़ी स्क्रीन फ्लिकर कर सकती है ना, तो उसके बहुत सारे रीजन है। हमारे यहाँ पे मौसम बहुत खराब हो रहा है अभी। तो मैं आप लोगों को बताता, पार्ट टेस्ट में क्या होता था, पिछले पार्ट टेस्ट से इस पार्ट टेस्ट का सिलेबस आता था। तो भाई 4-5 हफ्ते का सिलेबस आ रहा था। तो अब मेरे लिए एडवांटेजेस सिचुएशन हो गई। ये सिचुएशन मेरे लिए एडवांटेजेस हो गई। कैसे? ये मेरे लिए इस तरह से एडवांटेजेस हुई कि अब मुझे सिलेबस कम रिवाइज करना है, मुझे सिलेबस कम रिवाइज करना है। अब मैंने स्ट्रैटेजी लगाई, सबसे पहले सी टैग टॉपिक उठाए कि भाई अपन ने पहले तो मटेरियल की टैगिंग कर ली, हर एक चैप्टर में टॉपिक वाइज टैगिंग कर ली कि भाई ये टॉपिक मेरा ये है, ये टॉपिक मेरा ये है। सी टैग टॉपिक को किया। सी टैग टॉपिक में क्या किया, पहले पूरी थ्योरी वापस से पढ़ी, उसके टॉपिक के जो क्वेश्चंस थे उनको वापस से किया, ठीक है। अब इतने एफिशिएंट तो होते नहीं है, टाइम ज्यादा ही जाता है। फिर बी टैग टॉपिक उठाया। अब विद इन सी टैग टॉपिक में मैंने केमिस्ट्री पहले उठाई, फिर फिजिक्स उठाई, फिर मैथ्स उठाई, समझ गए। तो फिजिक्स के अंदर मतलब ये सब चीजें करी अपन ने। अब सी टैग टॉपिक की थ्योरी और प्रॉब्लम्स, बी टैग टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसकी केवल प्रॉब्लम्स की, उसके अंदर मैंने नोट्स रिवाइज नहीं किए। अब ये करते करते मेरा सारा समय खत्म हो गया। सर ने बोला था कि भाई ए टैग टॉपिक अगर छूट भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कंपैरिजन करते हैं पिछले टेस्ट के रिवीजन में। पिछले टेस्ट के रिवीजन में क्या पूरा मॉड्यूल उठा के पूरे एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो टाइम खत्म हो ही जाएगा, समझेगा। तो इस बार थोड़ा सा मेथोडिकली अपन ने काम किया। अब पिछली बार जब 53% आई थी, 298 रैंक आई थी पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में रैंक आई क्योंकि 83% ही था हाईएस्ट, मेरी रैंक तकरीबन 150s में थी, 140 या 150s में थी। तो इंप्रूवमेंट तो था, अपन इंपॉर्टेंट मानते हैं इंप्रूवमेंट, ठीक है। इंप्रूवमेंट में को अपन इंप्रूवमेंट मानते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट टेस्ट हुआ। इस पार्ट टेस्ट में दोस्तों छा गया था। इस पार्ट टेस्ट में क्योंकि सारा स्ट्रेटेजी रिवाइज था, और इस समय तक दोस्तों क्या हो गया था, जेई का पेपर हो गया था। जेई का पेपर इस बार क्या हुआ था, 9 से 12 और 2 से 5, जो अभी करंट पैटर्न चल रहा है उसी पैटर्न में आ गया था। और इसमें कुछ मैच द कॉलम्स आए थे, तो पैटर्न चेंज था, तो कुछ बच्चों को दिक्कत आई। और टेम्परामेंटली मतलब मेरे को भी इन सब चीजों में दिक्कत आई कि जो पैटर्न चेंज हुआ था। तो भाई पेपर हुआ सिंपल। अब सर ने बोला था स्ट्रेटेजी याद रखना। पहले क्या होता था, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग पेपर है। अब सर ने स्ट्रेटेजी दी, बेटा देख सबसे पहले केमिस्ट्री करो 45 मिनट में, फिजिक्स में 60 मिनट में करो, फिजिक्स 60 मिनट कर लो, और मैथ्स में 70 मिनट दे देना। अब मेरे साथ दोस्तों क्या था, उल्टा होता था थोड़ा सा फिजिक्स और मैथ्स के अंदर, क्योंकि मैथ्स मेरी जनरली अच्छी थी तो मैं जल्दी कर लेता था, 60 मिनट्स के अंदर मैं मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लेता था। तो फिजिक्स के अंदर मुझे कुछ ज्यादा टाइम लगता था, फिजिक्स के अंदर मोटिवेशन भी था कि ज्यादा नंबर लाने हैं। केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों सेकंड पेपर में मतलब ये जो पेपर हुआ ना पार्ट टेस्ट 2, 65% मार्क्स आए, सीधा जंप लेस देन 40 से 65। और मैंने बताया और कुछ नहीं बताया सर को, बस ये बताया सर मैं केमिस्ट्री में 65, क्योंकि वो खुद केमिस्ट्री पढ़ाते थे। सर केमिस्ट्री में 65% आए, अब आप बताओ कैसा था। तो सर ने बोला बहुत सही इंप्रूवमेंट है, इसका मतलब ये है कि तुमने स्ट्रेटेजी सही इंप्लीमेंट की है। ओवरऑल परसेंटेज भी मेरे को याद नहीं है कितना आया था, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट वाज दैट आई वाज इन टॉप 25। मेरी रैंक आई 24, ठीक है। थर्ड टेस्ट में 24 रैंक आई मेरी, राइट। अब मैंने फिर बच्चों के बीच में बात होती है, मैंने हर टेस्ट में इंप्रूव किया। कुछ बच्चे ऐसे थे जो मुझसे आगे थे पहले दूसरे टेस्ट में, पीछे हो गए। अब दोस्तों सिनेरियो समझने, अब 10 हफ्ते हो चुके हैं। 10 हफ्ते मतलब 2 महीने, जिनके पास जितनी भी एडवांटेज थी ना सब खत्म हो गई, सारी एडवांटेज खत्म। अब बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड था, क्योंकि भाई सर ने नई चीजें पढ़ा दी हैं। जो बच्चे एचसीवी एनसीईआरटी कुछ भी करके आए थे उससे तो बिल्कुल अलग है जेईई, और कोचिंग तो हमेशा नए क्वेश्चन पूछती है, तो सब लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया।
बहुत सारे बच्चे जो पहले आगे थे सब पीछे होते जा रहे थे। ठीक है, एक अंदर सेटिस्फेक्शन था कि हम एक रास्ते पे चल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कि आपका परफॉर्मेंस भी आ जाता है, बट आपको पता नहीं चलता कि आपका परफॉर्मेंस कैसे आया। जब ऐसी सिचुएशन होती है ना बच्चों, तो उस सिचुएशन में काफी कम चांसेस है कि उस परफॉर्मेंस को आप रेप्लिकेट कर पाओगे। परफॉर्मेंस रेप्लिकेट कब होता है? जब आपको एक्चुअली पता है कि परफॉर्मेंस कैसे दिया जा रहा है। राइट? मतलब आप लोग खुद देखते ना, जैसे जहां पे टैलेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे बैटिंग हुई, तो आपने देखा होगा किसी दिन विराट कोहली चल रहा है, किसी दिन नहीं चल रहा। अगर उसको परफेक्ट स्ट्रैटेजी पता होती कि भाई बैटिंग कैसे करनी है, तो वो हर मैच में उतना ही अच्छा स्कोर करता ना। बट क्योंकि इस तरह की परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? बस मैक्सिमाइज कर सकते हैं, उस परफेक्शन को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये जो सर ने बताई थी ना, ये परफेक्शन था। अगर कोई बच्चा इसको ईमानदारी से पूरा कर लेना, सर ने बोला कि वो हो जाएगा। अब बट आप खुद सोच के देखो, क्या हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं? नहीं। क्या हम सारी थियरी रिवाइज कर पाते हैं? नहीं। क्या हमारे पास इतना टाइम भी होता है कि हम तीनों सब्जेक्ट्स के बीच में शफल करके ढंग से कर लें? नहीं। तो ये एक ऐसी परफेक्शनिस्ट चीज है जिसको हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं अचीव करना, बट अचीव होती नहीं है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि आप कितना भी सोचो, अगर आप पहली बार रिवाइज कर रहे हो ना, तो आपको टाइम लगता है। दूसरे रिवीजन में उससे कम टाइम लगेगा, तीसरे रिवीजन में उससे कम टाइम लगेगा। टाइम आपका e⁻⁻x की तरह डिके करता जाएगा, मगर टाइम लगता है स्टार्टिंग में। और जब स्टार्टिंग में टाइम लगता है ना, तो आप वो स्ट्रैटेजी को परफेक्टली फॉलो नहीं कर पाते। राइट? तो बट फिर भी क्या होता है ना, एक स्ट्रैटेजी अगर है ना आपके पास, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि ठीक है, मैं इसको फॉलो अगले टेस्ट में भी करूंगा, और मैं देखता हूं अगले टेस्ट में मुझे और इंप्रूवमेंट मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों मैंने मतलब सीखी। राइट? चलिए, ये चीज मैंने सीखी, और मेरे को इस चीज का बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन था। सर से मेरा डिस्कशन हुआ, सर ने बोला कि बस तेरे को इस रास्ते पे चलना है। मैंने बताया था ना, वो चीजें याद रखना। लाइव क्लासेस सारी करनी है, मतलब अब बोल रहा हूँ लाइव क्लासेस, उस समय तो क्लासेस होती थी केवल, लाइव तो टर्म अब यूज होने लगा है ऑनलाइन की वजह से। क्लासेस सारी अटेंड करनी है, नोट सारे बनाने हैं, प्रॉपर्ली रिवाइज करना है। और मेरे जो 4 रूल बताए ना, पाप का बाप, पाप के बाप का बाप, ये 3 चीजें याद रखना। और फिर जो गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन लिख ले, और किसी पेपर में मत लिखना, अपने दिमाग का जो सबसे एक्टिव कॉर्नर है ना, उस पर लिखना। जिस दिन तूने इस चीज को अच्छे से समझ लिया ना, तो मैं बता रहा हूं पक्का हो जाएगा। और उन्होंने इसको पता इलस्ट्रेट भी किया। वो खुद भी यंग थे उस समय, उन्होंने कैट का पेपर दिया उसी समय। ठीक है, अब अखबार पढ़ने की आदत थी, अखबार हमने पढ़ा, सर का लिखा है 99.9 परसेंटाइल। अब उस समय क्या छोटे बच्चे थे, परसेंटाइल और परसेंट में फर्क नहीं पता था, तो हमें लगा कि भाई 1000 नंबर का पेपर था, 1000 नंबर के पेपर में सर के 999 मार्क्स है। अब हम सोच रहे कि यार बोर्ड में नहीं आ रहे हमारे, तो इतने इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए, क्योंकि परसेंटाइल का मतलब पता नहीं था कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। तो हमने सर को भाई बधाइयां बांट रहे हैं, है ना, पटाखे फोड़ रहे हैं सर के स्वागत के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे को, मतलब हमारे पास पंचिंग का सिस्टम था, पंच होता था। तो मैंने क्या किया था कि, मतलब मेरे को ये याद नहीं है कि किस इंसिडेंट से रिलेटेड था, बट मैं अपने स्कूल में काफी बम फोड़ता था, टाइम बम होते थे। टाइम बम कैसे बनता था यार, कहीं रिपोर्ट ना हो जाए ये वीडियो कि बच्चे को टाइम बम बनाना सिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज मैं जो बता रहा हूं, उसको आप अपने स्कूल में इंप्लीमेंट ना करें। ठीक है, तो हम टाइम बम कैसे बनाते थे, जैसे सूतली बम होता है ना, सूतली बम की जो वो होती है ना, जो जिसमें आग लगाते हैं, वो लंबी होती है, उसको ऐसे मार्क करते थे और अगरबत्ती पे करते थे, और अगरबत्ती को जला देते थे। तो अगरबत्ती धीरे 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 जल के वहां तक पहुंचती थी, और फिर उसमें आग लगती थी। तो इसको हम टाइम बम बोलते थे। और टाइमर हम सेट करते थे 8 मिनट पे, 8 से 9 मिनट पे, क्योंकि हम गए वॉशरूम, वहां पे सेट किया टाइम बम, और अपनी क्लास में आ गए, 8 मिनट बाद समझ रहे हो। तो बट ये चीज आप अपने स्कूल में इंप्लीमेंट ना करें। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि हम तो बच गए, जरूरी नहीं है कि तुम बच पाओ। ठीक है, तो एनीवे ये सब चीजें हुई, है ना, ये सब चीजें हुई। तो हम ऐसे पटाखे फोड़ते, तो मेरा कार्ड पंच हो गया था। कार्ड पंच होने का मतलब होता है जैसे कि डिसिप्लिनरी ऑफेंस है, तो भाई कार्ड पंच हो जाता था, तो मेरा कार्ड पंच हो गया। ठीक है, तो भाई पटाखे फोड़ रहे थे, सर ने बताया कि 99.9 परसेंटाइल मतलब गधों, ये नहीं होता कि मेरी परसेंटेज आई है, ये परसेंटाइल है। इसका मतलब ये है कि मैं 99.9% बच्चों से आगे हूं। मैंने कहा अच्छा,
सर ये भी बहुत बड़ी बात है, 99.9% बच्चों से आगे हो, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ये चीज समझाई कि भाई ये एग्जाम 5 लाख बच्चे देते हैं, ठीक है। 5 लाख बच्चे में ऐसे सोचो कि 1000 बच्चों में हमसे आगे केवल एक बच्चा है, ठीक है। तो 10,000 में हमसे आगे 10 बच्चे हैं, 1 लाख में हमसे आगे 100 बच्चे हैं, 5 लाख में हमसे आगे 500 बच्चे हैं, तो हमारी तो टॉप 500 में भी नहीं हम तो। मैंने कहा ओ अच्छा। अब देखो दोस्तों, हम क्या है आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, एम है भाई टॉप 100 टॉप 50 में रैंक लाने का। तो फिर हमने कहा ये तो ऐसे ही है, ठीक है। क्या बताइए, तो सर अब तो इज्जत सर थोड़ी कम हो गई, मतलब पहले हम बहुत इज्जत देने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब इज्जत कम हो गई सर थोड़ी सी। तो फिर बहुत कम लोगों की आती है। और सर भी देखो, वो भी मतलब थोड़े से हीरो बनते ही थे। वो बोलता मैं तो ऐसे ही दिया था यार, मेरा दोस्त है ना, उसकी कोचिंग थी, तो उसको कोचिंग के लिए रिजल्ट चाहिए था, तो मेरा पेपर भर दिया उसने कि ये तो ले ही आएगा, तो इसका पेपर करा दो। मैंने कहा वाह यार सर, आपका जैसा दोस्त भगवान सबको दे कि भाई मतलब दोस्ती पे पेपर दे के आ रहे हो, और पेपर दे के आने के बाद फोड़ भी रहे हो, और उस रिजल्ट को अखबार में भी छाप रहा है आपका दोस्त। वाह यार, मैंने कहा ऐसा दोस्त भगवान सबको दे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो अब ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब रिजल्ट आया तीसरे टेस्ट का, अपन टॉप 25 में आ गए, ठीक है। और केमिस्ट्री के अंदर अच्छा इंप्रूव हो गया, फिजिक्स थोड़ा सा पेन पॉइंट था उस समय, बट केमिस्ट्री बहुत अच्छा इंप्रूव हो गया। मैथमेटिक्स में कभी कोई दिक्कत आई नहीं, मैथमेटिक्स की लाइफ बढ़िया चल। सर ने उस समय बोला कि देख जिस हिसाब से तू प्रोग्रेस कर रहा है ना, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि तू टॉप 10 में आ सकता है अगले या उसके अगले टेस्ट में। अब मैंने कहा देखो ये तो दिव्य दृष्टि वाले इंसान है, इनको लगता है तो होगा, पक्का होगा। अब इन्होंने सोच लिया ना तो ये पक्का होगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मेहनत करनी है। मेहनत करने से अपन कभी डरते नहीं है, तो मेहनत करने के लिए हमने नेक्स्ट टारगेट सेट किया कि भाई टॉप 10 में रैंक लाएंगे। बट ऐसा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया ये मैं आपको अगले और इस एपिसोड के बारे में, बस इस एपिसोड के बारे में ये लास्ट चीज मैं बता देता हूं। बस द रिजल्ट, जो लास्ट रिजल्ट है ना, उसके बाद जो मेरी फीलिंग थी वो इलस्ट्रेट कर रहा हूं। द रिजल्ट गेव मी अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एज आई अचीव्ड व्हाट आई एम्ड फॉर आफ्टर द डिबैकल इन फर्स्ट टेस्ट। I knew that the journey for IIT JEE preparation was like walking in the dark tunnel. Deep down, I knew that the right path had been chosen as the light was visible at the end of the tunnel. मैं बता रहा था ना, रास्ता क्लियर था, and it was getting brighter day by day. I celebrated my win in this battle, but I knew the whole war was still to be won. I buckled up for the next target. The next target was to get in top 10 ranks. In my coaching, टारगेट ऐसा सेट करना चाहिए जो रीजनेबल हो, अचीवेबल हो। समझे क्या? रीजनेबल हो, अचीवेबल हो। ऐसा नहीं कि भाई पहले टेस्ट में 298 रैंक आ रही है, अगले टेस्ट में टॉप 10 में आ जाएंगे। उसके बीच में 12 हफ्ते हैं जब हम, ठीक है। अब ये भी देख लेता हूं मैं, इससे पहले मैंने क्या लिखा हुआ है, अगर आपने लिखा हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे सर ने बताई थी, ये मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं। देखो, प्रिपरेशन वॉज नॉट अबाउट लाइकिंग अ चैप्टर और अ सब्जेक्ट. It was about clearing the IIT JEE examination. I was preparing for the examination. I was never concerned about doing PhD in any subject. मतलब मैं किसी सब्जेक्ट को लेके नहीं बैठा रहता था क्योंकि मेरे अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है कि मेरे को ये चीज करना है। मेरे अंदर जो आपको पता है, ठीक है, मेरे अंदर जिस चीज की क्यूरियोसिटी थी वो आपको पता है, राइट? तो वो उन चीज की जो क्यूरियोसिटी थी ना, वही हम उसी क्यूरियोसिटी को शांत करते रहते थे, मगर इन सब की क्यूरियोसिटी नहीं थी. दैट मीन्स नॉट टू ओवरडू एनी सब्जेक्ट एंड जस्ट टू वर्क ऑन माई वीक एरियाज विच इंप्रूव माई परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली. इन ऑल आई वॉज वेरी प्रोफेशनल इन प्रैक्टिकल इन माई प्रिपरेशन. ये चीज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट. और ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ऐसा था, मुझे सर ने बोला ऐसा करने के लिए. डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन योर लाइक इफ यू लाइक समथिंग, यू लाइक स्पेस साइंस, डू नॉट स्टडी इट इन 11th and 12th मैन. पूरी जिंदगी पड़ी है उसको करने के लिए. स्पेस साइंस नहीं आती, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आती जेई के अंदर. जेई के अंदर जो आता है उसको ढंग से कर लो, पहले रैंक ले आओ. जिस दिन रैंक आ गई ना, सर ने एक चीज बोली थी, जो जेई रैंक का नंबर होता है ना, वो तुम्हारी लाइफ डिफाइन करेगा यार. जिस दिन वो नंबर तुम्हारे साथ जुड़ गया, और वो नंबर बहुत अमेजिंग है ना, 42 इज एन अमेजिंग नंबर. 42 जैसा नंबर अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ जुड़ गया ना, तो याद रखना उसके बाद तुम जो भी करोगे ना सब जायज है. तुम उसके बाद गिटार बजाओ, बढ़िया, वाह क्या गिटार बजाते. तुम घटिया गिटार बजाओगे ना, तब भी लोग ये बोलेंगे देखो ये है वो आईआईटीएन जो टॉप 50 में रैंक आने के बाद भी गिटार बजा लेता है. ये वो आईआईटीएन है जो टॉप 50 में आने के बाद भी डांस कर लेता है.
समझ रहे हो? आप जो भी मेरी स्किल्स हैं, जो भी आप लोग जानते हैं, मतलब कुछ बच्चे मेरे बारे में जानते हैं कि भाई ठीक ठाक क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, ये सब चीजें आप अप्रिशिएट क्यों कर पाते हो? क्योंकि मैं अपनी रैंक के अलावा भी ये सब चीजें कर पाता हूं, राइट? अगर मेरी प्रोफाइल में से आप रैंक हटा दो ना और मैं ये सब चीजें कर रहा हूं ना, इट इज अ नॉर्मल थिंग, इट इज अ नॉर्मल थिंग। बहुत लोग करते हैं यार, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों को गिटार बजाना आता है, बहुत लोगों को डांस करना आता है, बहुत लोगों को अच्छा टीटी खेलना आता है, बट मेरे साथ वो रैंक जुड़ी हुई है, इस वजह से आप इतना रेस्पेक्ट कर पाते हो। और सर ने यही चीज बोली थी, भाई जो करना है ना उस रैंक के लिए कर, क्योंकि वो एक इवेंट है लाइफ का जो तुम्हें डिफाइन करेगा। वो इवेंट अगर अचीव नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि लाइफ बर्बाद हो जाएगी, बट अगर अचीव हो गया ना तो बहुत भयंकर तरीके से आबाद हो जाएगी, ये पक्का है। और वो चीज मैंने जब सुनी थी ना, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही सही बात है, मैं हूं भी ऐसा ही, और सब लोगों ने मुझे ये चीज बताई कि भाई हाँ कि यार ये चीज बिल्कुल सही है। और सर की बात में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये जर्नी यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो जर्नी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप सब लोग ये मिस्टेक करते हो कहीं ना कहीं, आप ओवरडू करते हो चीजों को, एक टॉपिक को लेके बैठ गए, सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा वीक है। आज एक बच्चे का कॉल आया, सर मेरे से सीक्वेंस एंड सीरीज में 15 क्वेश्चन कर रहा हूं तो केवल 12 ही हो रहे हैं। अबे केवल होता है क्या 12? 80% क्वेश्चन कर पा रहे हो जेईई एडवांस लेवल के, अब जान लोगे हैं? 3 क्वेश्चन को छोड़ दो यार, कुछ चीजें समय के साथ आती है। ट्रिग्नोमेट्री का 4 बार रिवीजन करोगे ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी, बट अगर उसी समय 4 बार रिवीजन करोगे तो अगला चैप्टर छूट जाएगा, अगले टॉपिक हर चीज बैकलॉग में चली जाएगी। समय के साथ चलना जरूरी है। समय के साथ चलने का मतलब यह होता है कि भाई अपनी वीकनेसेस को होल्ड करो, उनको आइडेंटिफाई करके रखो कि उनको सॉल्व किया जाएगा। मगर क्या मौका है वारदात पे हर चीज करनी जरूरी है? नहीं। बी प्रोफेशनल। याद रखो करंट कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करना, करंट कभी भी सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए, बैकलॉग बढ़ते नहीं रहना चाहिए, राइट? तो ये सब चीजें मैंने इंश्योर की। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं, लाइफ में मतलब जब मेरी 11 की प्रिपरेशन थी ना, दिसंबर एंड तक मेरे को कोई बैकलॉग नहीं था, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, इसका जो मैसेज था वो सारा समझ में आया आपको। पाप का बाप और पाप के बाप का बाप सब के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली, गोल्डन रूल ऑफ सिलेक्शन कैसे इन्वेंट हुआ ये आपको पता चला। अब अगले एपिसोड में कुछ अमेजिंग और बातचीत होगी, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूं।